सियासत में दो तरह के नेता होते हैं, एक वो जो गलत करने के बाद भी अपनों को बचाने के लिए किसी भी तरह की चाल चलते हैं, कोई भी हद जो है वो पार कर जाते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो गलत करने वालों को अपनों को भी भरी सभा में आईना दिखा देते हैं। सीएम योगी एक ऐसे ही नेता है। इसकी झलक तब दिखाई दी जब मजाक मजाक में उन्होंने रवि किशन के नाले पर बने घर का मुद्दा उठा दिया। योगी का ये बयान सुनकर महफिल में ठहाके खूब लगे, लेकिन सभी को एक मैसेज भी मिल गया, खास कोई कितना भी हो, गलत किया है तो बख्शा नहीं जाएगा। और अब योगी का रिमोट रेड हो गया है, बस बटन दबाने की देरी है। अब चहेते सांसद रवि किशन का नाले पर बना घर मिट्टी में मिलेगा, क्योंकि गोरखपुर के रामगढ़ ताल में बने रवि किशन के घर की पूरी रिपोर्ट योगी के टेबल पर पहुंच चुकी है। जब बड़े कोई नाला को बनाना होता है तो उस नाले में पहले से लोग बसे होते हैं। जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है कि भाई देखो नाले के ऊपर मत बनाओ। देखिए अब ये नहीं हो सकता है कि वो नाले के ऊपर कोई भी बना दे और पता ही ना लगे। अब तो मशीन से ही सब पता लग जाएगा, सेंसर बता देगा कहाँ पे नाला जाम हो गया है और फिर वहीं से बटन दबा करके उसको खुलवाने की व्यवस्था भी हो जाएगी। योगी का अंदाज भले ही मजाकिया रहा हो, लेकिन संदेश बेहद भारी था। भाई देखो, नाले के ऊपर घर मत बनाओ, अगर जल जमाव हुआ तो कार्रवाई होगी, फिर चाहे वोटर हो या खुद सांसद जी। वहीं सीएम योगी के इस बयान के बाद नाले पर घर बनाने को लेकर रवि किशन ने क्या कुछ कहा है, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। कुछ नहीं, महाराज जी का प्रेम बा हो, बहुत आनंद है। जैसे महाराज जी कहीं पाताल में घर बा, पाताल में घर बा, उनकर जहाँ मन हुई, बाकी सब उनकर आनंद बांटे। और इतना मार गर्मी हो रहा है, अपोजिशन वहाँ सदन चलने नहीं दे रहा, थोड़ा बहुत हंसी ठिठोली भी होना चाहिए, एक का जीवन बाहो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद रिक्त पद पर चुनाव की प्रक्रिया और तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें उपराष्ट्रपति की रेस में कई नाम चर्चा में है, जिनमें बिहार और दलित फैक्टर की सबसे ज्यादा चर्चा है। इस बीच जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर से मुलाकात करके अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है, जिसके बाद चर्चा में रामनाथ का नाम सबसे ऊपर है। वो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, जेडीयू से सांसद, मौजूदा केंद्रीय मंत्री, नीतीश सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। हालांकि बीजेपी ने इसे बिहार वोटर लिस्ट से जुड़ी मुलाकात करार दिया, जबकि राजनीतिक जानकार इसे उपराष्ट्रपति उम्मीदवारी से जोड़ रहे हैं। रामनाथ ठाकुर बिहार की अति पिछड़ी जाति से आते हैं, जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि इसके अलावा भी उपराष्ट्रपति की रेस में कई नाम चल रहे हैं। बिहार में एसआईआर और दिल्ली तक उसका डर। दरअसल वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के नाम पर उठे सवाल अब सियासत की जमीन तक पहुंच चुके हैं। पटना में विधानसभा का मॉनसून सत्र इस मुद्दे पर गरमाया रहा और संसद में भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। इंडिया गठबंधन इसे लोकतंत्र से छेड़छाड़ बता रहा है, जबकि सरकार इसे जरूरी बता रही है। वोटर लिस्ट को लेकर जो बवाल बिहार से उठा, अब उसकी धमक दिल्ली तक सुनाई दे रही है। तस्वीरें पटना विधानसभा के बाहर की है, जहां सियासत सड़कों पर उतर आई। एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। विधानसभा का मॉनसून सत्र जैसे जैसे आगे बढ़ा, विपक्ष के तेवर और आक्रामक होते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। और ये दिल्ली है, जहां संसद भवन के बाहर विपक्ष के सांसदों की भीड़, जिसकी अगुवाई कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी करती दिखी। विपक्ष कह रहा है कि वोटर लिस्ट की आड़ में लोकतंत्र को निशाना बनाया जा रहा है। And whenever we want to speak, whenever the opposition leaders want to speak, they are not allowed to speak. We have been asking for discussions. They should agree. बिहार विधानसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जुबानी जंग ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जिसका बाप जो है अपराधी हो गया, वो क्या करेगा? अभी हम तो नहीं थे, अंदर हम नहीं थे, नहीं तो फिर उनको बुखार हम छुड़ा देते। बिहार में जारी एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासत लगातार जारी है। पटना से लेकर दिल्ली तक इसका विरोध हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच अब भारत के निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में जारी इस अभियान का उद्देश्य
ये है कि कोई भी पात्र मतदाता नहीं छूटे। ईसीआई के मुताबिक 99% मतदाताओं को पहले ही कवर किया जा चुका है। अभी तक 81 लाख के तकरीबन, आपको बता दें, मृत मतदाताओं के नामों की सूची मिली है। साथ ही 31.5 लाख मतदाताओं के नामों की सूचना दी गई है जो स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं। इसी के साथ साथ बीएलओ बीएलए ने यह भी पाया कि 7 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत है। स्थानीय बीएलओ के अनुसार 1 लाख मतदाताओं का पता अब तक नहीं चल पाया है। डोर टू डोर दौरे के बावजूद 7 लाख से कम मतदाताओं के फॉर्म अभी भी प्राप्त नहीं किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें, लगभग 7.5 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म जो है वो मिल चुके हैं, डिजिटल किए गए हैं, जो कि कुल मतदाताओं के 91% से ज्यादा है। इन सभी मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान उनके सत्यापन की सुविधा भी दी गई है। बिहार की राजधानी पटना में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वोटर लिस्ट समेत कई मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करने की कोशिश भी की गई और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हो गई। सड़कों पर नारे, हाथों में झंडे और निशाने पर सरकार। एनएसयूआई कार्यकर्ता जब विधानसभा की ओर बढ़े तो प्रशासन ने रास्ता रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा दी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पर चढ़ाई कर दी और उसे तोड़ने की कोशिश की। हालात को बिगड़ते हुए देख पुलिस हरकत में आई और उन्हें तितर-बितर करने की कोशिश की गई और जब बात नहीं बनी तो पानी की बौछारों से प्रदर्शनकारियों को पीछे ढकेला गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल होते ही कुछ लोग पीछे हटे, लेकिन कुछ वहीं पर डटे रह गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। मार्च सदाकत आश्रम से शुरू हुआ था और विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश में टकराव का रूप ले लिया। देश को दहलाने की तैयारी थी, साजिश भी पूरी तरह से रची जा चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि प्लान अमल हो पाता, गुजरात एटीएस ने अलकायदा से जुड़े 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। ये चारों सोशल मीडिया पर जहर फैला रहे थे। इनके पास आतंकी संगठन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। शुरुआती जांच में कई अहम सुराग मिले हैं और अब इनसे पूछताछ की जा रही है और नेटवर्क की गहराई खंगाली जा रही है। दरअसल गुजरात एटीएस, दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन में अलकायदा से जुड़े AQIS मॉड्यूल के 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका खूंखार प्लान अब लीक हो चुका है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इनके निशाने पर देश की राजधानी दिल्ली थी और बहुत जल्द बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे। इतना ही नहीं, इनके नापाक मंसूबे दिल्ली तक ही सीमित नहीं थे। जानकारी के मुताबिक और इन चारों का टारगेट था देश को दहलाना, जिसका प्लान 15 अगस्त से पहले शुरू होने वाला था। ये चारों सोशल मीडिया के जरिए आपस में संपर्क में थे और इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप भी बना रखा था। गुजरात एटीएस के सूत्रों के मुताबिक इन चारों को पाकिस्तान से एक बड़ा टास्क मिलने वाला था और उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन के अंत में जो चारों सस्पेक्टेड आरोपी है, इनको हम पकड़ पाए हैं। इनके फोन के आधार पे हमने काफी सारा डेटा प्राइमा फेसी चेक किया, जिसमें अलकायदा के काफी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। देश में गजवाए हिंद को लेकर बड़ी प्लानिंग रची जा रही थी, बड़ा खेल खेला जा रहा था, जिसका खुलासा अब अलकायदा के 4 आतंकियों की गिरफ्तारी से हुआ है, जो कह रहे थे कि हिंदुस्तान में जिहाद होगा और यही जिहाद अल्लाह का हुक्म है। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद प्लान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और इतना ही नहीं, इनके पास से गजवाए हिंद का एक्सक्लूसिव मैप भी मिला है। तुम क्यों नहीं तड़पते हो जिहाद की खातिर? एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि एक साथ कई सैकड़ों वीडियो कुछ ऐसा ही संदेश देते हुए फैलाए जा रहे थे। हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसाया जा रहा था, गजवा-ए हिंद के लिए बुलाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि ये जमात हिंदुस्तान में जिहाद करेगी, हिंदुस्तान में जिहाद करने वाले जहन्नम में नहीं जाएंगे। और अब वो मैप भी देख लीजिए, जिसके जरिए गजवा-ए हिंद को लेकर क्या तैयारी की गई थी और क्या क्या कहा गया। जमीन पर आपने सदियों हुकूमत की है, लेकिन आज ये कमजोरी, ये ज़ौफ़, ये मजबूरी और गुलामी क्यों है? तो देखा आपने कैसे मैप में मिडिल ईस्ट से बढ़ता हुआ दायरा कहां तक चला गया। इसमें भारत ही नहीं बल्कि आधी दुनिया के देश हैं। अब इन चारों आतंकियों के खूंखार प्लान और एक्सक्लूसिव मैप का खुलासा हो चुका है। ऐसे में गुजरात एटीएस के अलावा अब सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं और वो इनके आका तक को गिरफ्तार करने की तैयारी में हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े धर्मांतरण मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के धर्मांतरण के गहरे खेल में आपको बता दिया, पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। छांगुर केस में गाजियाबाद के कमिश्नर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान को सस्पेंड कर दिया है।
इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान पर धर्मांतरण गैंग में मिलीभगत का बड़ा आरोप लगा है और इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस गैंग के मददगार वर्दी वाले लोग भी थे। अब्दुल रहमान पर छांगुर बाबा गैंग के अवैध धर्मांतरण रैकेट में मिलीभगत और पीड़ित परिवार को धमकाने का गंभीर आरोप है। ये कार्रवाई मेरठ के 2019 के एक मामले से जुड़ी है, जहां एक हिंदू लड़की का धर्मांतरण हुआ था और तब जब अब्दुल रहमान मेरठ के सिविल लाइन थाने में तैनात थे। उस वक्त छांगुर का धर्मांतरण रैकेट चल रहा था, जिसकी शिकायत एक एयर होस्टेस के द्वारा थाने में दी गई थी। उस समय अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने न केवल मुकदमा दर्ज किया बल्कि पीड़ित परिवार को धमकाया भी। अब्दुल रहमान सिद्दीकी पर आरोप है कि एक लड़की के लापता होने और कथित धर्मांतरण की शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं हुई, पीड़िता की शिकायत नहीं सुनी, परिवार को डराया और धमकी दी। इसके बाद अब 6 सालों के बाद उन पर ये एक्शन लिया गया है। इससे पहले कई पुलिस कर्मियों की छांगुर की मदद की बात सामने आई थी। अब अब्दुल रहमान का सस्पेंड होना बड़ी मिलीभगत की तरफ इशारा करता है। अब्दुल रहमान सिद्दीकी या तो धर्मांतरण रैकेट की जांच को दबा रहे थे या फिर कहीं न कहीं इस रैकेट को शह मिल रही थी। धर्मांतरण रैकेट के लिए काम करने वाले उन मुस्लिम युवकों की सच्चाई तो अक्सर सामने आती रहती है जो हिंदू नाम रखकर ये काम करते हैं, लेकिन मेरठ में एक मुस्लिम युवक का नाम बदलकर मंदिर में काम करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। मेरठ के दादरी स्थित इसी मंदिर में कासिम नाम का ये युवक भगवा धारण कर पूजा पाठ का काम कर रहा था। यहाँ आने वाले शिव भक्तों को ना तो इसकी भनक लगी और ना ही उन्हें इस बात का शक ही था, लेकिन कासिम इस मंदिर को छोड़कर खतौली शिव मंदिर चला गया था। कुछ दिनों बाद वो वापस इस मंदिर लौटा तो ग्रामीणों से उसका विवाद हो गया, जिसके बाद कुछ हिंदूवादी संगठन विवाद सुलझाने पहुँचे तो पता चला कासिम कृष्ण बनकर श्रद्धालुओं को धोखा देता आ रहा था। बस अपना धार्मिक पसंद नहीं आया इसलिए धर्म बदला दिया। कासिम ने कब धर्म बदला और किससे दीक्षा ली, इन सवालों का सही जवाब देने से वो बचता रहा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। साल 2022 में कन्हैयालाल टेलर के मर्डर पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर सियासत और भी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। मामला दिल्ली हाई कोर्ट से होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, जहां फिल्म की रिलीज तय होगी। लेकिन इस फिल्म को लेकर मौलाना महमूद मदनी काफी डरे बताए जा रहे हैं। माना तो यहां तक जा रहा है कि उनकी जमीयत उलेमाए हिंद ने विपक्षी सांसदों के लिए जिस डिनर का आयोजन किया था उसमें फिल्म का विरोध करने की रणनीति पर भी जमकर चर्चा हुई। दिल्ली के 5 स्टार होटल में आयोजित इस डिनर में इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद, जियाउर रहमान बर्ग, प्रतापगढ़ से सपा सांसद SP सिंह पटेल मौजूद थे, जहां इस बात पर चर्चा हुई कि इस फिल्म के जरिए मुस्लिमों की देश विरोधी और कट्टर छवि को परोसा गया है। हालांकि डिनर में शामिल कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इस पर बात करने से बचते रहे और कहा कि असम और कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। आरोपी लग रहे हैं, दिशा निर्देश वहाँ से मिल रहे हैं, तीसरा पक्ष दिशा निर्देश दे रहा है। नहीं, कोई दिशा निर्देश नहीं दे रहे। वो आसाम के अंदर जो आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आसाम के अंदर जो लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हलीमुल्ला कासमी इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। उदयपुर फाइल में जो कुछ कहा गया है उसमें सिर्फ नफरत का प्रचार है। 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है, जिसका मतलब है कि हाईकोर्ट से बरी किए गए आरोपियों को अभी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से दिए गए इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय को मिसाल नहीं माना जाएगा। इस फैसले का जहां बीजेपी ने स्वागत किया है, वहीं AIM-IM चीफ ने इस पर नाखुशी जताई है। मुझे विश्वास है महाराष्ट्र की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में सब व्यवस्थित अपना पक्ष रखेंगे और ये 12 सब आरोपियों को फांसी हो। और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं। अब सभी की नजरें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं। सड़क, दुकान, रेस्टोरेंट के बाद भाषा विवाद शौचालय तक पहुंच गया है। आरोप है कि MNS के कार्यकर्ताओं ने शौचालय चालक को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने मराठी की जगह हिंदी में बात की। तू पहले मराठी बोल, तू पहले मराठी बोल। क्या नहीं बोला तो क्या करेगा? तू पहले क्या करेगा? ठीक है, क्या करेगा? देखा आपने कैसे मराठी बोलने का दबाव बनाया जा रहा है और बताने तक की धमकी दी जा रही है।
बताएंगे ना, क्या करेगा बताएंगा मैं क्या करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। जानकारी के मुताबिक शख्स ने ये वीडियो एमएनएस कार्यकर्ताओं को भेज दिया, जिसके बाद एमएनएस कार्यकर्ता वहां पहुंचे, शौचालय चालक को पीटा। देखिए, पास में एक व्यक्ति मौजूद है जो इन्हें ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो नहीं माने। बाद में उससे माफी भी मंगवाई। आपको जानकर और हैरानी होगी, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि पूरा मामला 5 रुपए को लेकर शुरू हुआ और इसके बाद हिंदी और मराठी विवाद की एंट्री हो गई। उज्जैन में साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। नगर निगम की ओर से शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार शुरू कर दिया गया है। निगम की टीम ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में एक मस्जिद के पास कई दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की। प्रशासन की टीम जब बुलडोजर लेकर यहां पहुंची तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन की टीम भी डरी हुई थी, क्योंकि जिस इलाके में ये कार्रवाई हो रही थी वहां मस्जिद थी। हालांकि इस कार्रवाई से मस्जिद को पूरी तरह से अछूता रखा गया, जिस वजह से किसी तरह के विरोध का सामना टीम को नहीं करना पड़ा। लेकिन एहतियातन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये कार्रवाई हो रही थी। यह कार्रवाई मस्जिद समिति की सहमति से की जा रही थी, क्योंकि नगर निगम की ओर से शहर के प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण के काम में जुटा हुआ है। बुलडोजर एक एक कर दुकानों को तोड़ने में जुट गए और पल भर में ही एक के बाद एक 11 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। मध्य प्रदेश में कानून के नए रखवाले तैयार हो रहे हैं। परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन अब ट्रेनिंग के दौरान अभ्यर्थियों को रोजाना रामचरितमानस का पाठ करना होगा। क्योंकि ट्रेनिंग शुरू होते ही कुछ आरक्षक अपने ट्रेनिंग सेंटर बदलने की मांग करने लगे। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस में 4000 नए कांस्टेबल्स की भर्ती हुई है, जिनकी राज्य के 8 पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में ट्रेनिंग शुरू हुई। इनमें से करीब 10% आरक्षकों ने ट्रेनिंग सेंटर चेंज करने की अर्जी लगाई। आरक्षकों ने घर के नजदीक ट्रेनिंग सेंटर देने की अर्जी लगाई। इस पर एडीजी ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह ने रामचरितमानस का पाठ करने की सलाह दी। जब भगवान राम, हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 साल वन में रह सकते थे, तो स्टेट के अंदर आप 9 महीने एक ट्रेनिंग सेंटर में नहीं रह सकते। बांग्लादेश की मिट्टी हिंदुओं के खून से एक बार फिर लहूलुहान हुई है और इस बार निशाना बनी एक हिंदू, जिसने यूनिस गैंग के कट्टरपंथियों का घिनौना चेहरा एक बार फिर से दुनिया के सामने ला दिया है, जो बयां करने के लिए काफी है कि यूनिस के सत्ता संभालने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरह से सिलेक्टिव अटैक हो रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह 3 इस्लामी कट्टरपंथी बाबलू रहमान, तारिकुल रहमान और शरीफुल इस्लाम एक अकेली अबला पर हाथों में धारदार हथियार लेकर किस तरह टूट पड़े। उसे पीटा गया, घसीटा गया और शरीर को छलनी कर दिया गया। ये हमला न केवल उसके जिस्म पर था, बल्कि उस पहचान पर भी था जो उसने जन्म से ओढ़ी, हिंदू होना। नीला रानी अब अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है, लेकिन ये जख्म केवल शरीर तक सीमित नहीं। ये हमला उस सनातन विचार पर है जो विविधता में एकता को मानता है, सहिष्णुता को जीवन दर्शन मानता है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए ये समय विष से भी अधिक घातक हो गया है। जब जब यूनुस जैसे सत्ताधारी सत्ता में आते हैं, तब तक ये जख्म खरे हो जाते हैं। एक योजनाबद्ध चुप्पी, एक संगठित क्रूरता और एक मौन शासन, इन सबसे मिलकर बांग्लादेश का हिंदू नागरिक आज खुद को अनाथ महसूस करता है, जिसकी निगाहें अब सिर्फ और सिर्फ भारत की ओर हैं। अहमदाबाद के बाद रूस में एक बड़ा विमान हादसे का शिकार हुआ है। अंगारा एयरलाइंस का ये विमान रूस के अमूर इलाके में क्रैश हो गया। विमान में क्रू मेंबर समेत 50 लोग सवार थे और इस हादसे में सभी की मौत हो गई। इससे पहले यात्री विमान एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से संपर्क टूटने के बाद गायब हो गया था। ये विमान रूस के पूर्वी अमूर क्षेत्र में था जब इसका संपर्क कंट्रोल रूम से टूटा। विमान क्रैश तब हुआ जब वो अपने डेस्टिनेशन से थोड़ी ही दूरी पर था। ये विमान अमूर क्षेत्र के टिंडा शहर के पास पहुंचते समय रडार स्क्रीन से गायब हो गया था। इसके बाद विमान का पता नहीं चल पाया है। जिस इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ, ये इलाका चीन की सीमा के काफी पास है और इस क्षेत्र में करीब करीब हमेशा मौसम काफी खराब रहता है, जिससे विमानों के लिए उड़ान भरना काफी चुनौतीपूर्ण रहता है। विमान के संपर्क टूटने के बाद बचाव और सर्च ऑपरेशन तेजी से चलाया गया और इसका मलबा बरामद कर लिया गया। अंगारा एयरलाइंस के N24 विमान के क्रैश होने के बाद हादसे में क्रू मेंबर्स समेत सभी 50 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। जरा सोचिए, हाईवे से आप गुजर रहे हो और अचानक से एक प्लेन आकर ठीक आपके सामने सड़क पर आ गिरे। इटली के एक शहर में कुछ ऐसा ही मंजर कैमरे में कैद हो गया है। जब ब्रेस्किया शहर के पास हाईवे पर एक तेज रफ्तार से उड़ता एक छोटा प्लेन सीधे गाड़ियों पर आ गिरा। हादसे का सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है विमान ने हवा में संतुलन खोया और कुछ ही सेकंड में सड़क पर गिर गया।
चश्मदीदों के मुताबिक सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। हादसा उस वक्त हुआ जब प्लेन पास के एयरफील्ड से टेक ऑफ कर रहा था। नीचे चलते वाहन उसकी चपेट में आ गए। बिहार के भोजपुर का जवनिया गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। गंगा नदी के कटाव की वजह से यहां भारी तबाही हुई है। कई घर यहां नदी में समा गए, जिसकी वजह से लोग यहां बेघर हो गए। तो वहीं गंगा नदी के रौद्र रूप की वजह से आगे भी भारी भरकम मकान जो है टूटकर नदी में समाते नजर आए। ये तस्वीर देखिए, जाने कितने अरमानों का गला घोटकर सपनों का घर बनाया गया था, जो पल भर में देखते ही देखते पानी में विलीन हो गया। अब बस उस घर की यादें ही जहन में बाकी रह गई है। देखिए, चंद सेकंड में भारी भरकम मकान ताश के पत्तों की तरह गंगा नदी में बिखर गया। आशियाने के साथ ही सारे सपने भी बिखर गए जो इस परिवार ने सजोए होंगे। सैलाबी प्रहार की एक और तस्वीर देखिए। चंद सेकंड में भारी भरकम मकान गंगा में ऐसे टूटकर गिरा मानो कोई बम गिरा हो। जवनिया गांव की ये तस्वीर कोई नई नहीं है। हर साल बाढ़ यहाँ त्रासदी बनकर आती है और लोगों के आशियाने मिटा देती है। बारिश के दिनों में नदियां उफान पर है, लेकिन लोग शॉर्टकट या फिर रोमांच के लिए जान जोखिम में डालने से बिल्कुल चूक नहीं रहे। और मामला मध्य प्रदेश के रायसेन का है, जहां पर नदी पार करने की कोशिश में बाइक सवार नदी की धार में फंस गए। वायरल वीडियो सिलवानी उदयपुरा मार्ग के तेंदुनी नदी का बताया जा रहा है। दो युवक अपनी मोटरसाइकिल पर नदी पार कर रहे थे, लेकिन बहाव में फंस गए। नदी पार करने के दौरान पानी के तेज बहाव में मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ा और पानी में बहने लगी मोटरसाइकिल। पास खड़े लोगों ने तत्काल मदद करते हुए मोटरसाइकिल बाहर निकालने में मदद की। दरअसल रायसेन जिले के बेगमगंज क्षेत्र में लगातार 12 घंटे से हो रही वर्षा के चलते आसपास के सभी नदी नाले उफान पर हैं। पूर्व में बहने वाली सेमरी नदी एवं पश्चिम की बीना नदी पर बने छोटे पुल एवं रपटे जलमग्न होने से आवागमन बंद हो गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग भी की गई है। उधर यूपी के मेरठ में बारिश के बाद प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आई। कुछ घंटों की बारिश में यहां पर ऐसा जल भराव हुआ कि खुद जिलाधिकारी को पानी में उतरना पड़ा, क्योंकि बारिश के बाद यहां पार्क दरिया बन गया था। फिर क्या, जिलाधिकारी वीके सिंह खुद ही निरीक्षण करने के लिए जलभराव के बीच उतर गए। बारिश के बाद पानी घुटनों तक पहुंच गया था, जिसके बाद डीएम ने कमान संभाली और जलभराव वाले इलाके में पहुंच गए। डीएम खुद गंदे पानी में खड़े रहे और अपने सामने नगर निगम के कर्मचारियों से पानी की निकासी करवाई। दरअसल पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के बाद मैदानी इलाकों के नदी नाले फुल हैं। ऊपर से कुछ घंटों की बारिश ने मेरठ में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी। उधर महाराष्ट्र के कई जिले भी बारिश के बाद तरबतर हो चुके हैं। सोलापुर में बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर है और ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। वीडियो देखिए, बारिश के बाद सड़क के ऊपर सैलाब बह रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग मजबूरन जान जोखिम में डालने पर मजबूर हैं। क्योंकि बारिश के बाद छोटी नदियां और नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में नदी का पानी सड़क के ऊपर बह रहा है। मजबूरी देखिए, एक शख्स उफनते सैलाब में मासूम बच्चे को सहारे देते हुए नाला पार करवा रहा है। अब सोचिए, पानी के तेज बहाव में अगर इनका हाथ छूट जाए या पैर फिसल जाए तो क्या होगा। जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है, जिसके बाद रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। रील के जमाने में आपको बता दें, मुसीबत के वक्त मदद के लिए हाथ बहुत कम ही बढ़ते हैं, लेकिन पंजाब के मोगा जिले से इंसानियत को राहत देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जब सैलाब में फंसे बच्चों को बचाने के लिए लोगों ने पीठ को ही पायदान बना दिया। क्योंकि सैलाब ने एक गांव की मुख्य सड़क को बहा दिया, जिससे स्कूल जाने वाले तकरीबन 30 बच्चे रास्ते में फंस गए। लेकिन गांव के युवाओं ने जो किया वो काबिले तारीफ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है, इन लोगों ने अपनी पीठ को पुल बना दिया। एक एक कर सभी बच्चों को सुरक्षित पार करवाया गया। कोई घबराया नहीं, कोई पीछे नहीं हटा। गांव वालों के मुताबिक सुबह स्कूल जाते वक्त बच्चे अचानक बाढ़ जैसे हालात में फंस गए थे। बच्चों को बचाने का ये वीडियो अब पूरे देश में वायरल हो रहा है और हर कोई इन जाबाज युवाओं को सलाम कर रहा है। दरअसल रील के जमाने में मदद से पहले लोग कैमरे निकालते हैं। कई बार तो लोगों की जान चली जाती है, जबकि भीड़ सिर्फ वीडियो बनाती रहती है। लेकिन मोगा में ऐसा कतई नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में कुदरत जमकर कहर बरपा रही है। बारिश के बाद नदियां यहां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं और बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कहीं घरों का नामो निशान मिट गया है तो कहीं सड़क ही गायब हो गई है। देखिए कैसे बाढ़ ने पूरे इलाके में तांडव मचाया है। पानी ने कहर बरपाया है और सैलाब तबाही का ऐलान कर चुका है। ये सड़क अब सड़क नहीं रही, क्योंकि पानी इसे अपने साथ बहा ले गया है।
जो कभी रास्ता था अब वो नदी बन चुका है। चारों तरफ पानी ही पानी है और उस पानी के बीच लोगों की बेबसी डूब रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हालात को चुनौती दे रहे हैं। देखिए इस ट्रैक्टर को। जशपुर का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां बारिश ने राहत नहीं आफत दी है। बाढ़ ने सड़क का नामो निशान मिटा दिया है। अब जिन लोगों को इस नाले को पार करना है उन्हें जान हथेली पर रखनी पड़ रही है। देखिए इस महिला को कैसे जिंदगी को दांव पर लगाकर पार कर रही है। मुश्किलें सिर्फ आम लोगों की नहीं, वैक्सीनेशन टीम की भी है, जो बड़ी हिम्मत से इसे पार कर रही है। Zee News.